Welcome to all of you in the YouTube channel Horticulturist M हैदर अली। एग्रीकल्चर ऑफिसर टेस्ट सीरीज की ये तीसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं, एक हॉर्टिकल्चर के ऊपर और एक जनरल गाइडलाइंस के किस तरह से आपने एओ के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आज की इस तीसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्रोनॉमी में से पास्ट पेपर्स में कौन कौन से एमसीक्यू आ चुके हैं और उनके रेलिवेंट कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो अगेन आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी हम। ये इससे पहले वीडियो आ चुकी है, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने ना देखी हो तो इनको जरूर देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि एग्रोनॉमी के कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो लास्ट ईयर पेपर में आया था वो था जी 2,4-D इज अ डैश हर्बिसाइड, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव बोथ नन ऑफ दीज। तो ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी पड़ेगी कि सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होती क्या है और वो कौन कौन सी हैं। तो इससे इसके रेलिवेंट जो भी एमसीक्यू आए वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो होती है जो हम स्पेसिफिक क्रॉप पे करते हैं, वो क्रॉप को नहीं मारती, सिर्फ वीड्स को मारती। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो होती हैं जो सारी की सारी वेजिटेशन को खत्म कर देती हैं। ठीक है, अब ये याद करना बहुत ही आसान है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नॉन सिलेक्टेड हर्बिसाइड सिर्फ तीन है, पैराक्वाट, ग्लूफोसाइनेट और ग्लाइफोसेट। हमारे यहाँ दो ही यूज होती हैं, ग्लाइफोसेट राउंड अप के नाम से अक्सर लोग जानते हैं और दूसरी है पैराक्वाट। ये सिर्फ दो नॉन सिलेक्टिव है, यानी ये आप यहाँ पर स्प्रे करेंगे वहां से हर चीज खत्म हो जाएगी। और हमारे यहाँ ज्यादातर ग्लाइफोसेट ही यूज होती है नॉन सिलेक्टिव में। बाकी जितनी भी हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सिलेक्टिव में यूज होती हैं। आगे उनकी कैटेगरीज हैं, प्री इमर्जेंस हैं, पोस्ट इमर्जेंस हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शुगर केन के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, मेज के लिए एट्राजीन और मिजोट्राइयोन का मिक्सचर। गंदम के ऊपर यूज होती हैं क्लोडिनोफॉप, फ्लोरोक्सीपायर, एमसीपीए वगैरह, वो सारी की सारी सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसी तरह 2,4-D भी सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव सिर्फ आपने याद रखनी है ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट है, बाकी सारी की सारी सिलेक्टिव है। तो इसके रेलिवेंट जो भी एमसीक्यू आए वो बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू है जी वीट सीड रेट फॉर ऑप्टिमम सोइंग टाइम इज डैश केजी पर एकड़। अगर आप नॉर्मल टाइम पर सो कर रहे हैं तो 40 से 50 के दरमियान। अब ये रेंज क्यों आती है? अगर आपका साफ सुथरा बीज है, ग्रेडेड है, अच्छे सोर्स से लिया है तो 40 केजी यूज करना चाहिए। अगर आप घर से डाल रहे हैं तो 50 केजी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हैं, 15-20 नवंबर के बाद सोइंग कर रहे हैं, तो फिर आपको जो सीड रेट है वो 50 से 60 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर दिसंबर में आप सोइंग कर रहे हैं आपको 60 केजी सीड डालना पड़ेगा। तो इस तरह से वीट के सीड के एलिमेंट भी सारे के सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चाहे इसके साथ साथ जो दूसरी मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन है, 100 से 120 मन हम सीड डालते हैं। ठीक है, चावल है, उसका हम 4 से 5 केजी के दरमियान सीड यूज करते हैं। इसके अलावा ग्राम का एक तो पेपर में आया है, 2 से 30 केजी तकरीबन सीड यूज होता है, जबकि काबली चने का तकरीबन 35 केजी हम सीड यूज करते हैं। सनफ्लावर का है 2 से 2.5 केजी। ठीक है, तो मेन मेन क्रॉप है। जैसे कॉटन का है 6 से 8 केजी पर एकड़ यूज करते हैं हम, लेकिन जो अब दूसरी वैरायटीज आ रही हैं उनका इससे कम भी हो जाता है, वो नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, मेज का इसी तरह नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से अब लगता है, 35 से 36 हजार पौधे पर एकड़ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन मेन जो सीड रेट है ये आपने देख लेने हैं एक दफा। नेक्स्ट आ जाएंगे, थर्ड एमसीक्यू है फैमिली ऑफ व्हीट इज पोएसी। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितनी भी हमारी मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं, व्हीट है, राइस है, ठीक है, ये सारी की सारी पोएसी फैमिली से है। इसी तरह जो हमारी मेजर क्रॉप शुगर केन है वो भी इसी फैमिली से, पोएसी फैमिली से। तो हमारी मेजर क्रॉप्स में से व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज, ये चारों एक ही फैमिली से हैं, पोएसी से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मालवेसी, वो अगला एमसीक्यू भी है। कॉटन की फैमिली है मालवेसी, कॉटन की और ओकरा की, भिंडी की फैमिली है। फेबेसी कहते हैं जिसको, फलीदार जनास हम कहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली से। अगर हम क्रॉप्स में से बात करें तो सोयाबीन है, ठीक है, बाकी सब्जियां हैं, मटर वगैरह। लेकिन हमारी मेजर क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स में से सोयाबीन जो है वो इससे फेबेसी फैमिली से है। ठीक है, लेग्यूमिनोसी भी उसको कहते हैं। तो ये जो बाकी सारी मेजर क्रॉप्स हमारी पोएसी फैमिली से हैं। तो इस तरह से आपकी जो फैमिलीज हैं वो भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाएंगे, अगर किसी पौधे की फैमिली ना पता हो तो आप एमसी कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन यूजुअली आती यही है जो हमारी मेजर क्रॉप्स है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने इनके साइंटिफिक नेम्स को भी याद रखना है। ठीक है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है और जी मेज है, कॉटन का है,
हाँ, कॉटन का अक्सर नाम पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। गोसिपियम हिरसुटम है जो अमेरिकन कॉटन है, जिसको हम नरमा कहते हैं। और जो हमारी पुरानी देसी कॉटन है वो है गोसिपियम आर्बोरम। ये भी एक दफा एमसीक्यू आया हुआ है, तो इसलिए साइंटिफिक नेम भी आपने इनके एक दफा देख लेने हैं। नेक्स्ट है जी, प्रेफर सिर्फ मेजर क्रॉप्स के प्रेफरेबली फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर राइस अंडर सबमर्ज सॉइल कंडीशन इज अमोनियम। इसीलिए हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं कि राइस के अंदर अमोनियम नाइट्रेट खाद डालें। ठीक है। यूरिया भी वैसे अमोनिया में ही कन्वर्ट होती है, लेकिन बाकी जो क्रॉप्स है ना उनमें ये नाइट्रेट प्रेफरेबली फॉर्म होती है, क्योंकि वहां पर हम पानी नहीं खड़ा करते। तो ये बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी भी हैं जो अमोनियम के लिए सेंसिटिव हैं। मिसाल के तौर पर पोटैटो में हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि नाइट्रेट वाली खाद ज्यादा इस्तेमाल करें, यूरिया थोड़ा इस्तेमाल करें, उससे डिजीजेस बढ़ जाती हैं उसकी। इसी तरह चावल के अंदर हम कहते हैं अमोनियम वाली खादें ज्यादा यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, डैश इज रेजोरेटिव रिस्टोरेटिव क्रॉप, जो सॉइल को रिस्टोर कर दे। रिस्टोर मतलब उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दे। इसके ऑपोजिट होती है एग्जॉस्टिव क्रॉप, जैसे शुगर केन है, मेज है, कॉटन है, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स है। रिस्टोरेटिव क्रॉप सोयाबीन है, जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो सारी की सारी रिस्टोरेटिव है। ठीक है, सोयाबीन है, जंतर है, मटर है। किसी हद तक ये बरसीम भी रिस्टोर करता है फर्टिलिटी को। नेक्स्ट डैश इज यूज टू मेजर विंड डायरेक्शन, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वैन। अच्छा, इनमें से जो हाइड्रोमीटर है ये ग्रेविटी को मेजर करता है, बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को। एनीमोमीटर जो है ये विंड प्रेशर को मेजर करता है, ये मैंने आगे लिखे भी हुए हैं यहाँ पे। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को, एनीमोमीटर विंड स्पीड और विंड प्रेशर को मेजर करता है। जबकि विंड वैन जो है ये हमें विंड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉटन इज डैश क्रॉप, C3 है। यहाँ भी मैं आपको क्लियर कट बता दूं, सारे कुछ प्लांट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे हैं मेज, शुगर केन, सोरगम, ये C4 प्लांट्स हैं। ठीक है। और आपका जो कैक्टस और पाइन एप्पल है ये कैम में आते हैं। बाकी सारी की सारी क्रॉप्स हमारी C3 ही है। बेसिकली इनमें होता क्या है, वैसे तो टेक्निकली बड़ा लंबा चौड़ा डिफरेंस है, वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इस पे कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि C3 C4 और कैम में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो की पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि C4 जो है ये फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट होते हैं। मेज और शुगर केन की फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉटन, व्हीट, राइस एटसेट्रा। ठीक है। कैम प्लांट बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। इनके अंदर ये चूंकि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, वहां पर इन्वायरमेंट बड़ा डिफरेंट होता है, तो इनके वक्त इनके रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है। इन दोनों के अंदर इंजाइम का डिफरेंस है। पेप कार्बोक्सिलेज इंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। C3 के अंदर रूबिस्को होता है। बहरहाल इन चीजों को आप फिलहाल इग्नोर करें। आप बस इतना याद रखें कि C4 में कौन कौन से पौधे हैं। शुगर केन है, मेज है, सोरगम C4 के अंदर। ठीक है। कैम के अंदर कैक्टस और पाइन एप्पल है। बाकी हमारी सारी क्रॉप्स जो है वो C3 के अंदर आती हैं। और बस ये याद रखें कि C4 की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी C3 से ज्यादा है। नेक्स्ट है डैश इज खरीफ क्रॉप। ये भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है रबी और खरीफ के हवाले से। सिंपल सी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि वीट के साथ जितनी भी लगेंगी वो रबी की क्रॉप। ठीक है। और वीट के ऑपोजिट सीजन में जो लगेंगी वो खरीफ क्रॉप्स हैं। अच्छा, इन कुछ क्रॉप्स शॉर्ट ड्यूरेशन इनके दरमियान में आती हैं, इनको लेट खरीफ या लेट रबी क्रॉप्स भी कहते हैं। तो जो मेजर आपके ये दो सीजन ही है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। वीट के साथ लगने वाली सारी रबी में आएंगी, मसलन जितनी भी पल्सीज हैं। ठीक है। जितनी भी ये ऑयल सीड्स हैं ये सारी की सारी रबी में आएंगी। इसके ऑपोजिट कॉटन, राइस, मेज जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो खरीफ में आएंगी। शुगर केन की भी सोइंग ज्यादातर फरवरी में करते हैं, सितंबर में बड़े थोड़ी है, इसलिए वो भी खरीफ क्रॉप। वैसे तो एनुअल पीरियड क्रॉप है, पूरा साल चलती है। नेक्स्ट है डैश इज वीड ऑफ राइस। डीला जो है ये यहाँ पर इसकी राइस की वीड है। वाइल्ड ओट और प्याजी जो है ये गंदम से मिलती होती हैं, गंदम की ही है। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी अगर आप देखें, ओट, बार्ले और वीट तीनों मिलती जुलती क्रॉप है। अगर आपको भूल जाए कि खरीफ की कौन सी है तो मेज इनसे डिफरेंट है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह नीचे अगर हम गंदम की जड़ी बूटियों की बात करें, वाइल्ड ओट है, प्याजी है, ठीक है, दुम्बी सिटी है, सलाई सिटी है। अगर हम चौड़े पत्तों में देखें तो बाथू होता है, पालक होती है, ले होती है, लेली होती है। ठीक है। मैना और सेंजी ये जो है ना ये वीट वीट की, गंदम की मेजर वीड्स हैं।
जबकि राइस के अंदर ज्यादातर ग्रासेस पाए जाते हैं, जिनमें स्वांकी है, डेला है, खब्बल है, और घोड़ा घास बहुत ज्यादा फेमस वीड है राइस की। मैंने आगे कुछ लिखे भी हुए हैं, स्वांकी, नाड़ू, मदाना, डीला, खब्बल और घोड़ा घास। ये हमारे यहाँ काफी ज्यादा पाया जाता है राइस में, घोड़ा घास, स्वांकी और डीला, ये तीन ज्यादा तंग करते हैं। ठीक है। और गंदुम के अंदर ज्यादातर जो है वो जंगली जई, दुम्बी सिटी, ये ज्यादा तंग करती हैं। नैरो लीव्स में और ब्रॉड लीव्स में काफी सेंजी, मैना, बाथू, पालक ले वगैरह, लेली भी काफी ज्यादा तंग करती है, खासतौर पे हार्वेस्टिंग के अंदर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाए जी, फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम एट सोइल पीएच ऑफ 6 to 7.5। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा सारे न्यूट्रिएंट्स की, आपको पीएच क्लियर हो जाएगी। सादा सिंपल एक पॉइंट आपने याद रखना है, न्यूट्रल के करीब आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, एनपीके, और एसिडिक पीएच के अंदर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो पीएच है ना, 6 से लेकर 7 तक, इसके अंदर तकरीबन मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल अवेलेबल होते हैं, स्वाय मोलिब्डेनम और आयरन के। वो मैं नीचे आपको क्लियर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, पहले उसी को देख लेते हैं। ये लें जी, ये आपकी 7 पीएच है नॉर्मल, और यहाँ पर आप देखें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इनकी अवेलेबिलिटी है, स्वाय आयरन की थोड़ी सी कम अवेलेबिलिटी है, ये नहीं है कि अवेलेबिलिटी है नहीं, बाकी सबकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 7 के ऊपर। ठीक है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटाशियम भी, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे 7 पे अवेलेबल है। अगर आप 6.5 पे आ जाएं तो यहाँ पर अब देखें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही आप 6.5 से नीचे जाएंगे 6 की तरफ, ठीक है, जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी फास्फोरस की खास तौर पर 6 से नीचे बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम की कम होने लग जाती है, कैल्शियम की कम होने लग जाती है, सल्फर की भी 6 से नीचे कम होने लग जाती है, और आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक वगैरह की बढ़ने लग जाती है अवेलेबिलिटी। इसी तरह जब आप 7 से ऊपर को मूव करते हैं, 7.5 के ऊपर, ठीक है, कॉपर और जिंक फॉरन अनअवेलेबल हो जाते हैं, मैंगनीज अनअवेलेबल हो जाता है, आयरन अनअवेलेबल हो जाता है। यानी ऊपर को पीएच बिल्कुल थोड़ी सी भी जाएगी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जबकि मैक्रो जो है वो तकरीबन 8 तक अवेलेबल रहते हैं तीनों, एन, पी, के, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी तीनों मैक्रो में आते हैं। 6 बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, 3 प्राइमरी हैं, एन, पी, के, और 3 सेकेंडरी हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसीलिए चूंकि हमारी सोयल जो है उनकी पीएच 7 से ऊपर ऊपर है, 8 से 8.5 तक जाती है, तो वहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक वगैरह, इनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है हमारी सोइल में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें 8 के ऊपर, 8 पीएच हमारी अक्सर सोइल की है, कॉपर, जिंक बिल्कुल नॉन अवेलेबिलिटी है, आयरन की बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए फिर हम इनका फोलियर स्प्रे करवाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, ताकि वहां पर डेफिशिएंसी ना आए। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक खादें यूज करेंगे तो जैसे ही हमारी पीएच अगर सोइल की 6.5 से 7 में एडजस्ट हो जाती है तो तकरीबन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सोइल में से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो शॉर्ट की ये है कि न्यूट्रल के करीब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं, एसिडिक मीडियम में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अक्सर खादें एसिडिक आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, डैश इज मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन द सीड। पौधे का जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है ना वो स्टार्च की शक्ल में ही होता है, जबकि पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मूवमेंट है वो सुक्रोज की शक्ल में होती है, और पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। ये तीनों चीजें याद रखेंगे तो इंशाल्लाह रेलिवेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो कुछ ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके अंदर स्टार्च नहीं स्टोर होती, उनके अंदर फैट्स और लिपिड स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है जी, मोस्ट डोमिनेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड इन ऑयल सीड क्रॉप्स। पामटिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये कैसे याद रखना है, सबने सुना है, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं घी बनाने के लिए, उसमें पामटिक एसिड होता है। ठीक है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके रेलिवेंट अगर क्वेश्चन देखें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूछे जा सकते हैं, जिसमें लिनोलिनिक एसिड आता है, लिनोलिक एसिड, ये जो थर्ड एमसीक्यू लिखा हुआ ऑप्शन लिखा हुआ ओलिक एसिड आता है, ये बड़े अच्छे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और अच्छा सोर्स है, खास तौर पर ज्यादा एज वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट है दी मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, बेशुमार हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, नॉन मैकेनाइजेशन है, वाटर शॉर्टेज है, प्लानिंग पुअर है, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म मशीनरी है,
ठीक है, मैनेजमेंट और प्लानिंग की कमी है, जोनिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए, ये बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। इसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो है ना एरिड की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो एरिड के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो वाटर अवेलेबिलिटी का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्लांट्स दैट डिमांड मोर वाटर आर कॉल्ड। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग समझते हैं कि राइस हाइड्रोफाइट है, पानी हम ज्यादा लगा के रखते हैं, याद रखें राइस हाइड्रोफाइट नहीं है। हाइड्रोफाइट बेसिकली वो पौधे होते हैं जो सबमर्ज्ड या पानी के अंदर हैं, जैसे नहरों के किनारों पर, और या बिल्कुल पानी के पास हैं। ठीक है, राइस को आप पानी ना भी लगाएंगे इसका गुजारा हो जाता है। दूसरा है हेलोफाइट्स। ये वो वाले पौधे हैं जो साल्ट वाले वाटर में रहते हैं, समंदर में। जीरोफाइट्स जिनको पानी बिल्कुल थोड़ा चाहिए, जैसे कैक्टस। नेक्स्ट है द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड इरोजन, सस्पेंशन, अब्रेशन, एक्सट्रूजन, ये तीनों मिलकर विंड इरोजन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट है सोयल फैक्टर्स आर आल्सो नाउन एज इडाफिक फैक्टर्स। जब भी हम किसी एरिया की बात करते हैं तो वो जहाँ के वहाँ के जो सोयल फैक्टर्स हैं ना उनको हम कहते हैं इडाफिक फैक्टर्स, जबकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, आबो हवा में नमी कितनी है, रेनफॉल कितनी होती है, ये सारे उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, सोयल का टेक्सचर, सोयल का स्ट्रक्चर, सोयल की पीएच, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, सोयल होल्डिंग वगैरह, ये सारे सोयल के एडाफिक फैक्टर्स किसी भी एरिया के। नेक्स्ट है ब्रासिका जेंसिया, साइंटिफिक नेम ऑफ राया। ये ब्रासिका कैटेगरी जो फैमिली के अंदर एक पुरानी स्पीशी है। तो यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर मिस्टेक है, नाम साइंटिफिक ठीक नहीं लिखा हुआ, जे छोटा है। ठीक है, तो राया का है बेसिकली, सरसों को ब्रासिका कंपेस्ट्रस कहते हैं। इसके अलावा और भी इसकी स्पीशीज हमारे यहाँ काश्त होती हैं, निगरा है, रेपा है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स भी पूछे जा सकते हैं, उनको भी आपने देख लेना। डैश इज माइक्रो न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर राइस। राइस के लिए जिंक की डेफिशिएंसी आती है मोस्टली राइस में, खासतौर पर हमारे यहाँ, क्योंकि जिंक जो है हाई पीएच के ऊपर अवेलेबल नहीं होता। राइस को जिंक की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए जिंक की कमी आती है। उसको पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट या चिलेटेड जिंक हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी एमसीक्यू नंबर 20, डैश इज इम्पोर्ट सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। जो भी मैंने आपको बताया था, एनपीके प्राइमरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर सेकेंडरी हैं, बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। डैश पार्टिकल हैज हाईएस्ट पार्टिकल साइज। सैंड का पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा होता है, क्ले का सबसे कम होता है, सिल्ट का दोनों के दरमियान में है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी जो पूछी जा सकती हैं वो ये है कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना उसके अंदर पानी का गुजरना मुश्किल होगा, इसलिए क्ले की ड्रेनेज पुअर होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन वाटर कोई जो प्लांट को अवेलेबल वाटर है वो क्ले के अंदर थोड़ा होता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट सारे सैंड के हैं कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है लेकिन प्लांट को प्रोवाइड करने की ज्यादा है। ठीक है, पानी उसमें खड़ा नहीं होता, लेकिन प्लांट अगर अवेलेबल हो तो प्लांट को अवेलेबल ज्यादा होता है। क्ले के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, पौधों को अवेलेबल कम होता है। ठीक है, पार्टिकल साइज के डिफरेंस की वजह से सैंड के ज्यादा पार्टिकल बड़े होते हैं, पानी की ड्रेनेज बड़ी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए ना बिल्कुल सैंडी सॉइल अच्छी है क्रॉप्स के लिए, ना बिल्कुल क्ले। सिल्ट सबसे अच्छी सैंड है, ये सबसे अच्छी सॉइल है जो कि पौधों को सपोर्ट करती है। न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, इरेशन इसमें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बाकी क्ले में दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चली जाती हैं चीजें और सैंड में दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चली जाती हैं। नेक्स्ट है जी रिकमेंडेड रो टू रो डिस्टेंस फॉर कॉटन। कॉटन ही नहीं, जितनी भी रिजेस के ऊपर हम क्रॉप लगाते हैं उनमें यूजुअली 2.5 फीट 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, शुगर केन के अंदर हम बड़ी रिजेस बनाते हैं, या जो वेजिटेबल हम बेड्स पे लगाते हैं उनके अंदर बड़े बड़े बेड्स बनाते हैं। शुगर केन के अंदर 4 फुट का डिस्टेंस यूजुअली हम रखते हैं रिज में, और बाकी ये कॉटन मेज वगैरह में 2.5 फुट का। नेक्स्ट है जी डेप्थ ऑफ टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक एक क्रॉप को टोटल डेप्थ चाहिए वाटर की, उसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरी चीज है ड्यूटी ऑफ वाटर, वो होता है टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए मेजोरिटी तक। नेक्स्ट है बेस्ट शुगर केन पार्ट यूज एज अ सीड। गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा सीड के तौर पर इस्तेमाल करना रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग भी, कि जो नीचे वाला है वो आप मिल में बेचते हैं उसको यूज ही ना करें, ऊपर वाले को सीड के लिए यूज करें। ठीक है, टॉप 1/3। डैश इमर्ज फर्स्ट इन मेज। मेज के अंदर टैसल पहले निकलता है सिल्क बाद में। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो जो भूर सा ऊपर लगता है ना उसको कहते हैं टैसल, वो बेसिकली मेल फ्लावर्स होते हैं।
नीचे जो छल्ली लगती है उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उनको हम सिल्क कहते हैं। प्लांट्स विच चेंज फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ड्यूरिंग लॉन्ग डेज, बड़ा सिंपल एमसीक्यू था कि लॉन्ग डे में जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव में चेंज करते हैं, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं ऑब्वियसली। इसके ऑपोजिट जो शॉर्ट डे में करते हैं उनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, जैसे पोटैटो है। इसके ऑपोजिट जिनके ऊपर डे लेंथ का कोई असर नहीं होता बल्कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, उनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। नेक्स्ट है रेजिडुअल लेफ्ट इन शुगर केन व्हेन वाटर एंड शुगर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। गन्ने में से उसका रस निकाल लिया, बाकी जो पीछे बचता है उसको कहते हैं बगास। ठीक है, ये जो जूस वालों के पास पीछे निकल रहा होता है। अच्छा, प्रेस मड जो है ये बेसिकली शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्ट होता है और बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और ये खास तौर पर किचन गार्डनिंग के लिए, गमलों में भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी रेजिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये प्रेस मड। और अगर आपके करीब कोई शुगर इंडस्ट्री है तो वहां से आप इसको लेकर अपनी जमीनों में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये गोबर से ज्यादा फायदा देगा आपको इंशाल्लाह। द पार्ट ऑफ स्टेम बिलो कोटिलेडन इज कॉल्ड। बिलो हमेशा हाइपो होता है, ऊपर हमेशा एपी होता है। कोई भी चीज हो तो ये कोटिलेडन की है तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो कोटिलेडन से ऊपर हो और हाइपोकोटाइल जो कोटिलेडन से नीचे हो। नेक्स्ट है जी डैश। डैश इज यूज्ड फॉर सोयल वाटर कंजर्वेशन। मल्चिंग कर सकते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर की एडिशन कर सकते हैं, टिलज डीप कर सकते हैं। इन सबसे क्या होगा, वाटर की कंजर्वेशन हो जाएगी। ये मल्चिंग के रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर आता है। नेक्स्ट है जी इनिशियल अपटेक ऑफ वाटर बाय सीड इज कॉल्ड इम्बिबिशन। जो जब हम सीड जमीन में डालकर उसको पानी लगाते हैं या सीड को पानी में भिगोते हैं तो सीड पानी को एब्जॉर्ब करके फूलना शुरू कर जाता है, उसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। ठीक है। नेक्स्ट है जी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज टाइप ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दुनिया के अंदर इस वक्त सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज में आपको डिग्री मिलेगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज करवाते हैं। नेक्स्ट है स्लाइन एंड सोडिक सोयल कैन बी मेड यूजफुल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिक्लेमेशन के थ्रू हम उनको यूजफुल बना सकते हैं। डैश इज एन गैसियस हार्मोन। सिर्फ एक ही इथाइलिन गैसियस हार्मोन है और ये फ्रूट राइपनिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये भी एक दफा एमसीक्यू आया हुआ है। डैश इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो एनपीके मैक्रो है। जिंक बोरॉन कॉपर सारे माइक्रो हैं। एनपीके कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये 6 मैक्रो है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पोटाश। इन सेमी एरिड रीजन एनुअल रेनफॉल इज डैश mm। 500 से लेकर 750 मिलीमीटर तक हो तो हम सेमी एरिड रीजन कहते हैं। एरिड रीजन होता है 250 तक, 0 से लेकर 250 तक। और अगर लेस देन 100 मिलीमीटर हो तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं। साइड में मैंने लिखा हुआ है, बेसिकली डेजर्ट भी एरिड रीजन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हमारी कंट्रीज के बहुत सारे एरिया जो हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर आते हैं। तो ये थे जी एग्रोनॉमी के एमसीक्यू जो पास पेपर में आए हैं, और इनके रेलिवेंट भी जितने बनते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। मज़ीद नॉलेज के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।